नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। ताजा और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री का ऐलान, भारत 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन में लाएगा कमी। कहा, विकसित देश निभाएं जिम्मेदारी। भारत फ्रांस ने की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत। आउटलुक मैगजीन ने गृह मंत्री का गलत बयान छापने पर मांगी माफी। लोकसभा में असहनशीलता पर बहस के दौरान मोहम्मद सलीम ने लगाए थे आरोप। राजनाथ सिंह ने किया था खंडन। भूमि अधिग्रहण बिल पर जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने को लोकसभा की मंजूरी। वेंकैया नायडू ने कहा, रिपोर्ट आने के बाद होगा फैसला। कांग्रेस ने उठाए समिति के वजूद पर सवाल। राज्यसभा में मायावती ने की निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग। कहा, गरीब अगड़ों को भी मिले आरक्षण। वेंकैया नायडू ने की सहमति की अपील। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल का मसौदा पेश। सरकार का दावा, पुराने ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बीती रात स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने की प्रतिबद्धता पर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेज विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकासशील देशों को तरक्की के अधिकार की वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए सिर्फ विकासशील देश जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के बदलते मौसम पर गहरी चिंता भी जताई और पर्यावरण को लेकर लक्ष्य तय करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें वन क्षेत्र बढ़ाने होंगे और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 30 से 35% घटाना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही दुनिया को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी बढ़ाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी पर ध्यान देना होगा। It is not just a question of historical responsibility. They also have the most room to make the cuts and make the strongest impact. And climate justice demands that with the little carbon space we still have, developing countries should have enough room to grow. भारत और फ्रांस की अगुवाई में कल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत हुई। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय गुड़गांव में होगा। पेरिस में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस पहल के लिए 2 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में विकसित और विकासशील देशों के साथ उद्योग और प्रयोगशालाएं भी शामिल होंगी। As the developing world lifts billions of people into prosperity, our hope for a sustainable planet rests on a bold global initiative. It will mean advanced countries leaving enough carbon space for developing countries to grow. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसे बड़ी पहल बताया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक हस्तांतरण और वित्तीय व्यवस्था को जरूरी बताया। C'est l'alliance des pays qui veulent saisir l'opportunité d'une ressource, le soleil, une ressource abondante, peu chère, pour permettre de multiplier les installations et de susciter une demande de plus en plus abondante. कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी मौजूद थे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए सभी देशों से लचीला रुख अपनाने की अपील की। You know what are the best? Let's meet at the middle ground. Please show some flexibility and sense of compromise for the common good. We cannot just go on like this way. We cannot waste any further time. भारत फिलहाल 4 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है।
साल 2022 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पेरिस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एजेंडे और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कमी की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की। भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेवारी भारत की है, वो भारत पूरी तरह निभाएगा और विश्व के सभी देश भारत जिस तेजी से प्रकृति के अनुरूप विकास और एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चलने की दिशा में काम कर रहा है, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी कल मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ से आपसी संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। नवाज शरीफ से मुलाकात करीब 2 मिनट तक चली। विदेश मंत्रालय ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। और अब कुछ और अहम खबरें। आउटलुक पत्रिका ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गलत बयान छापने के लिए खेद जताया है। पत्रिका के वेब संस्करण में इस बारे में माफीनामा प्रकाशित किया गया है। राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में उस समय जमकर हंगामा हुआ जब सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने पत्रिका का हवाला देकर राजनाथ सिंह पर आरोप लगाए थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने इस तरह का बयान देने से साफ इनकार किया था। गृह मंत्री ने कहा था कि इस आरोप से उन्हें ठेस पहुंची है। आउटलुक मैगजीन ने स्वीकार किया कि उसने राजनाथ सिंह के नाम से गलत बयान प्रकाशित किया। पत्रिका ने गलत बयान प्रकाशित करने के लिए राजनाथ सिंह और मोहम्मद सलीम से माफी मांगी है। और इससे पहले कल लोकसभा में असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने गृह मंत्री पर मैगजीन में छपे बयान के हवाले से आरोप लगाए थे। लेकिन गृह मंत्री के साथ साथ सरकार ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी। इस मसले पर सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सलीम की टिप्पणी वापस न लेने की सूरत में स्पीकर ने इसे कार्यवाही से बाहर करने का ऐलान किया। असहनशीलता के मुद्दे पर आज आगे की चर्चा होगी। देश में बढ़ती असहनशीलता पर बहस की शुरुआत सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने की। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर असहनशीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा है। बात ये थी कि जो फ्रिंज में हमारे हैं, प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अपाहिज, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आए। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ा सोच, हमारा संविधान तो ये निर्देश दिया हमें, हम उसे मुख्य धारा में ले आएंगे। ये कहां से फ्रिंज एलिमेंट्स नया तैयार हो गया। मोहम्मद सलीम ने एक अंग्रेजी पत्रिका में रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार की तरफ से मोहम्मद सलीम के आरोप पर सख्त आपत्ति दर्ज की गई। इस मसले पर कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन मोहम्मद सलीम ने जब अपनी बात वापस लेने से मना कर दिया तो स्पीकर ने इसे कार्यवाही से बाहर करने की व्यवस्था दी। After due consideration, I find that the statements by Sri Mohammad Salim have been made without giving advance notice. Therefore, the remarks of Sri Mohammad Salim shall not form part of the proceedings. कांग्रेस की तरफ से बहस में हिस्सा लेते हुए केसी वेणुगोपाल ने भी असहनशीलता के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। There is an unprecedented attack on people's fundamental right to live, right to eat, right to think. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। क्या इस देश में जो भाषण देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, वो पूछेंगे नहीं अपने ऑफिस बेयरर से या एमएलए से कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गई तो आप वहां बैठे क्यों रहे और आपने उस जलसे में पार्टिसिपेट कैसे किया? इस देश ने खून देखा है,
बहुत लोगों के बलिदान के बाद ये देश और ये आजादी हमें मिली है। चर्चा मंगलवार को भी जारी रहेगी। बहस का जवाब सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार कैबिनेट में विचार करके भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आखिरी फैसला करेगी। लोकसभा में कल समिति की रिपोर्ट के लिए समय सीमा को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ाने को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। समिति अब अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तक पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर रिपोर्ट आने के बाद ही कैबिनेट फैसला करेगी। Prime Minister said that the chief ministers have opined like that. That is also under consideration of the government. No final view has been taken. The matter is before the committee. Once the committee gives its recommendation, a final will be taken by the government, and then the matter will be brought to House. इससे पहले कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संसद की संयुक्त समिति के औचित्य पर सवाल उठाया। कांग्रेस के लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण विधेयक को वापस लेने की बात कही थी। कांग्रेस ने मांग रखी कि इस मसले पर सरकार स्पष्टीकरण दे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में इतनी चर्चा हो रही, वो हम पूरे राज्यों को छोड़ देंगे, उसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये उनका आदेश था और मन की बात थी। अब ये फिर अब एक्सटेंड हो रहा है, तो एक संशय क्या आता है कि इस बिल को क्या आप कायम रखना चाहते हैं? उसका स्पष्टीकरण प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं, या नहीं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को जारी रखने का फैसला किया गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आज जवाब भी दे सकते हैं। इससे पहले कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में सभी विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। वहीं बीएसपी सांसद ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसके अलावा सदन में असहिष्णुता का मुद्दा भी छाया रहा। संविधान पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार देश की चुनौतियों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, वो आम सहमति से काम करना चाहती है। उन्होंने देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को गलत करार देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। वेंकैया नायडू ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने पर जोर दिया। All parties on the face of it, on record, everybody is in favor of women reservation, but it's not happening. Why people should explain? Na? If I say that why it has not happened in 10 years, then the debate will be 10 years you have not done. Then you will say that you were there during earlier Vajpayee's regime, you have not done it. चर्चा के दौरान बीएसपी सांसद मायावती ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अगड़ी जातियों के गरीबों और निजी क्षेत्र में आरक्षण की हिमायत की। साथ ही जाति के आधार पर पदोन्नति की भी बात कही। मायावती ने हरियाणा में दलित महिला आईपीएस के तबादले का मुद्दा भी उठाया। यदि प्रधानमंत्री बाबा साहब की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने सदन में असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। उन्होंने संविधान को सर्वोपरि बताया। वहीं एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बाबा साहेब को सामाजिक सुधारक के साथ साथ आर्थिक सुधारक भी बताया। जब भी बात की डॉक्टर अंबेडकर की तो सिर्फ घटना के शिल्पकार, सोशल रिफॉर्मर, खुशी की बात है, वो तो है ही, वो थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने इस देश को भी काफी इकोनॉमिक डायरेक्शन और विजन देने का काम किया। All the states
are expected to have the same justice, and both the houses, Parliament is the supreme, and Parliament is expected to give the justice to all the states of this country. INLD सांसद राम कुमार कश्यप ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस सांसद अश्विनी कुमार ने समय के अनुसार संविधान में सुधार की बात कही। विचारधारा की बात हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट को सशक्त करने की बात हो, हमारी बहनों को पॉलिटिकल शक्ति देने की बात हो, और या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी समाज की बुनियाद है, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन ओनली बी प्रेमिस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, चाहे उसकी बात हो। ये समय समय पर हमने संविधान में संशोधन किए और ठीक किए, और आगे भी अगर करने की जरूरत होगी तो करने होंगे, क्योंकि लोगों के लिए संविधान बनते हैं, संविधान लोगों के लिए नहीं बनते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है, लचीला है, साथ ही शांति के दिनों या युद्ध काल में देश की एकता को एक सूत्र में बांध रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है। बीजेडी सांसद भूपेंद्र सिंह के अलावा सदन में कई और सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिलेबस में हम इस बात को एक ओथ टेकिंग के हिसाब से प्रत्येक छात्र को ये कहना पड़े, जैसा मैं अपना परिचय यहाँ देता हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं भारत माँ की गोद में पैदा हुआ, मैं भारत देश में पैदा हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया गया है। ये 2 दिन संसद में संविधान पर चर्चा के लिए रखे गए हैं, लेकिन नागालैंड से राज्यसभा सांसद खेकीहो जिमोमी के निधन की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को स्थगित करनी पड़ी थी। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। असहनशीलता के मुद्दे पर भारतीय युवक कांग्रेस ने कल संसद का घेराव किया। इस विरोध में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इन लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया है। असहिष्णुता के मामले पर कांग्रेस एक तरफ जहां संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय युवक कांग्रेस ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अगर जनता चाहती है कि इस देश में असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, अगर ये जनता चाहती है कि जनता की आवाज को बुलंद किया जाए, तो मोदी और उनके सरकार को आसमान से उतारकर जमीन पर लाके खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। हमारी देश की विशेषता है वासुदेव कुटुंबक, कि पूरा विश्व एक परिवार है, और आज उस विशेषता को अगर हमें सुदृढ़ बनानी होगी, उस विशेषता की हमें रखवाली करनी होगी, तो जो ये असहिष्णुता का वातावरण ये सरकार का दल तय कर रहा है, उस चक्रव्यूह को भेद कर मेरे नौजवानों को इस देश की रक्षा करनी होगी। विरोध प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 90 देशों से 290 फिल्में, 38 देशों के 7,000 डेलीगेट्स। चलिए फिल्मों के महासंगम में हमारे साथ। सीधे गोवा से फिल्म फेस्टिवल का हाल। 30 नवंबर तक हर रोज सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार।
आपका मुद्दा। आपका हाथ। सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले। ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली सरकार ने कल जन लोकपाल ड्राफ्ट पेश कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे सदन में पेश किया। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चर्चित जन लोकपाल मसौदे को पेश किया। विवाद में रहे इस ड्राफ्ट के लिए मनीष सिसोदिया को सफाई भी देनी पड़ी। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जन लोकपाल के ड्राफ्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। पेट्रोल और डीजल की घटी कीमतें आज से लागू हो गई हैं। बीती आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इससे दिल्ली में पेट्रोल अब 60 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 46 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा। इससे पहले 16 नवंबर को पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 87 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। इंडियन ऑयल के मुताबिक रुपये और डॉलर की विनिमय दर को देखते हुए कीमतों में कटौती हुई है। जम्मू के राजौरी से गिरफ्तार बीएसएफ जवान अब्दुल राशिद को 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राशिद पर आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। दिल्ली और कोलकाता की ये दो अलग अलग तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन पर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप हैं। जम्मू के राजौरी से गिरफ्तार बीएसएफ के जवान अब्दुल राशिद के घर से पुलिस ने कई खुफिया दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक राशिद खुफिया जानकारी आईएसआई को मुहैया कराता था। ये इंटेलिजेंस विंग जो बीएसएफ की है उसमें काम कर रहा था। इसको टास्किंग की जाती थी और अकॉर्डिंगली ये फिर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल के द्वारा अपने पाकिस्तानी हैंडलर को देता था। वहीं कोलकाता एसटीएफ ने रविवार को आईएसआई से जुड़े एक जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध लोगों में पिता, पुत्र और उनका एक रिश्तेदार भी शामिल है। आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामले में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में मधेशियों ने आंदोलन खत्म करने के लिए 11 शर्तें रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में भारतीय टीवी चैनलों पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। नेपाल में हालात अभी भी ठीक नहीं है। नेपाल से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले एसएसबी के ये जवान इस वक्त सुर्खियों में हैं। किस्सा रविवार अल सुबह का है, जब एसएसबी के 13 जवान पेट्रोल तस्करों का पीछा करते हुए किशनगंज से सटे नेपाल के झापा जिले में गलती से दाखिल हो गए। तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन नेपाल सुरक्षा बलों ने जवानों को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों तरफ के कमांडरों की मुलाकात के बाद सभी जवानों को रिहा कर दिया गया। तो हमारे ट्रूपर्स जो थे एसएसबी के, वो चेस कर रहे थे स्मगलर्स को और 0 लाइन क्रॉस कर दिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमने कोऑर्डिनेट किया नेपाल प्रहरी के साथ और उन्होंने अच्छी तरह से उसके हमारे साथ सहयोग दिया और हमें वापस लौटा के। सामान्य चाहिँ डिस्कस हो लोकल पर्सनसँग, बस बाद में वो 2 पीपल को खोजना गया था। ये अनफॉर्चुनेटली घटना है, इसके पहले कुछ नहीं है। कितने जवानों को सर आपने हैंडओवर किया? 13। वहीं पिछले कई महीनों से नेपाल में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार निशाना बनी पोखरा में एक भारतीय टूरिस्ट बस को आग के हवाले किया गया। बस तो जलकर खाक हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी सवारी को कोई आंच नहीं आई। वहीं दूसरी ओर नेपाल केबल ऑपरेटर्स को माओवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से आई धमकी के बाद
भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केबल ऑपरेटर्स का आरोप है कि उनको धमकी दी गई और दबाव में आने के बाद उन्हें भारतीय चैनलों को ऑफ एयर करना पड़ा। We got a letter from the Nepal Communist Party, Maoist, Biplab, that we should switch off all the Hindi or Indian channels, and we had a meeting at the Federation of Nepal Cable Television, and lots of our members are being threatened, especially in the districts, that if we don't switch off the channels, then they can do anything with them. वहीं 2 रोज पहले काठमांडू में एक भारतीय दूतावास के वाहन में आग लगने की खबर आई थी। प्रदर्शन कर रहे माओवादी समर्थकों ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन नेपाल सुरक्षा बलों और भारतीय दूतावास ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वाहन में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने कल पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन से दिल्ली में पूछताछ की। सीबीआई ने मारन और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मारन पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2007 तक मंत्री रहते हुए अपने घर पर 300 से ज्यादा हाई स्पीड टेलीफोन लाइनें लगाई और उनका विस्तार करके अपने भाई कलानिधि मारन के सन टीवी चैनल को फायदा पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने दयानिधि मारन को 5 दिसंबर तक सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान मारन को गिरफ्तार न किया जाए। पोलियो को रोकने के लिए देश में पहली बार वैक्सीन की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल इस मौके पर कहा कि पोलियो के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल पोलियो ड्रॉप के साथ किया जाएगा। इसका मकसद घातक वायरस से दोहरी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ओरल जो दवाई दी जाती है पोलियो वायरस के से बचने की, वह तो दी ही जाएगी। साथ ही साथ हम इंजेक्टेबल भी कर देंगे और इंजेक्टेबल करने के कारण हमारे बच्चे डबली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी भी इसका वायरस है और इसलिए हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री का ऐलान, भारत 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन में लाएगा कमी। कहा विकसित देश निभाएं जिम्मेदारी। भारत फ्रांस ने की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत। आउटलुक मैगजीन ने गृह मंत्री का गलत बयान छापने पर मांगी माफी। लोकसभा में असहनशीलता पर बहस के दौरान मोहम्मद सलीम ने लगाए थे आरोप। राजनाथ सिंह ने किया था खंडन। भूमि अधिग्रहण बिल पर जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने को लोकसभा की मंजूरी। वेंकैया नायडू ने कहा रिपोर्ट आने के बाद होगा फैसला। कांग्रेस ने उठाया समिति के वजूद पर सवाल। राज्यसभा में मायावती ने की निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग। कहा गरीब अगड़ों को भी मिले आरक्षण। वेंकैया नायडू ने की सहमति की अपील। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल का मसौदा पेश। सरकार का दावा पुराने ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का विरोध प्रदर्शन।